एमपी बोर्ड क्लास चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम एमपी बोर्ड के कक्षा 10वीं के गणित के अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं का परिचय पढ़ेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा अंत तक, जिससे अध्याय 1 के सारे कंसेप्ट आपको पता चल जाएंगे और फिर जब अध्याय 1 की प्रश्नावलियों के प्रश्नों को जब आप हल करेंगे तो आपको सभी प्रश्नों को हल करने में आसानी होगी। बच्चों, अगर आप हमारे एमपी बोर्ड क्लास चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको हमारे चैनल के नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। और जब भी आप यूट्यूब पर सर्च करोगे वीडियोस को तो हमारे चैनल के वीडियोस आपको ऊपर नजर आएंगे। और आपको इस अध्याय का कोई भी वीडियो देखना है तो आप आई बटन पर क्लिक करें। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। कि हमारे अध्याय का नाम है वास्तविक संख्याएं। ठीक है, तो पहले हम वास्तविक संख्याओं के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, कक्षा 9 का अध्याय 1 संख्या पद्धति, ठीक है, उसमें भी हमने वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ा था। ठीक है, हमारा एक वीडियो कक्षा 9 के अध्याय 1 के परिचय संख्या पद्धति के परिचय पर भी है, आप उसे भी अवश्य देखें, उससे आपको ये अध्याय समझने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो अब हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या है उनको जान लेते हैं। परिमेय संख्या अंग्रेजी में दोस्तों इसे रेशनल नंबर भी कहते हैं। ठीक है, तो संख्या r को परिमेय संख्या कहा जाता है यदि इसे p बटे q के रूप में लिखा जा सकता हो, जहां पर p और q पूर्णांक हैं और q का मान शून्य नहीं है। ठीक है, तो एक ऐसी संख्या जिसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, और p और q क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक जैसे कि 5, 7, 8 इत्यादि पूर्णांक के बारे में भी अभी हम आगे इसी वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो p और q पूर्णांक है। पूर्णांक क्या होता है वो हम दोबारा से हम देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, पर अगर किसी संख्या को p बटा q के रूप में लिखा जा सकता हो तो ऐसी संख्या कहलाती है हमारी परिमेय संख्या। ठीक है, अब परिमेय संख्या का एक गुण देख लेते हैं कि एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या अशांत होता है, तो अशांत आवर्ती होता है। ठीक है, तो अगर हम p बटा q से भाग दे दें p को, ठीक है, तो वो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होगा, या तो वो शांत होगा, खत्म हो जाएगा कहीं पर, और अगर अशांत होगा तो आवर्ती होगा। ठीक है, आवर्ती मतलब कि एक बार बार अपने आप को वो है रिपीट करेगा। ठीक है, बार बार अपने आप को दोहराएगा वो। ठीक है, तो इसको भी हम आगे देखेंगे कि शांत और आवर्ती क्या होता है, अशांत आवर्ती क्या होता है। ठीक है, तो कुछ उदाहरण देख लेते हैं हम परिमेय संख्या के, जैसे कि 2/7, -7/9, 1/3। ठीक है, -25/1। ठीक है, आप कहेंगे इसको तो -25 भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन परिमेय संख्या की परिभाषा के हिसाब से p बटा q के रूप में लिख सकते हो, तो बटे में हमने 1 कर दिया। 8/4 इसको भी आप बोल सकते हैं कि 2 है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन परिमेय संख्या के लिए इसे हमने p बटे q के रूप में लिख दिया। ठीक है, इत्यादि इत्यादि, ये सब उदाहरण है हमारे परिमेय संख्या के, क्योंकि इन सब संख्याओं को हमने p बटे q के रूप में लिखा है, जहां पर p और q पूर्णांक हैं और q का मान शून्य नहीं है। जो संख्या परिमेय नहीं होंगी वो संख्या क्या होंगी, अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, अंग्रेजी में कहेंगे इरेशनल नंबर्स। ठीक है, तो जो भी संख्या परिमेय संख्या नहीं है वो होती है अपरिमेय संख्या। अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं। संख्या s को अपरिमेय संख्या कहा जाता है यदि इसे p बटा q के रूप में ना लिख सकें। ठीक है, जहां पर p और q पूर्णांक है और q का मान शून्य नहीं है। ठीक है, तो कोई भी संख्या है जिसे हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते तो वो संख्या क्या कहलाती है, हमारी अपरिमेय संख्या। ठीक है, कुछ उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि √2, √3, √5। ठीक है, इत्यादि, पाई। ठीक है, तो इन सबको हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, √2, √3, √5 का तो आपको पता है, पर पाई के लिए आप कहेंगे कि इसको तो हम 22/7 लिख सकते हैं। पर दोस्तों हमेशा के लिए याद रख लो, पाई का जो शुद्ध मान है वो 22/7 भी नहीं है। ठीक है, हम बस अपनी सुविधा के लिए प्रश्नों को हल करने के लिए 22/7 ले लेते हैं, इसलिए पाई हमारी अपरिमेय संख्या है। पाई का मान शुद्ध मान 22/7 नहीं है। ठीक है, पाई का शुद्ध मान आज तक किसी को ज्ञात नहीं हुआ है। ठीक है, हम अपनी सुविधा के लिए 22/7 ले लेते हैं, और जब इसको लोग हल करते हैं तो 3.14 इत्यादि प्राप्त होता है। तो आप याद रखिए, पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों, अपरिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है वो अशांत होता है और अनावर्ती होता है।
ठीक है। दशमलव प्रसार कैसे कहते हैं, जैसे कोई संख्या जैसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं या लिखते हैं, ठीक है। तो जब हम q से भाग देंगे, जब हम उसे दशमलव के रूप में लिखेंगे किसी भी संख्या को, ठीक है, तो अपरिमेय संख्या के लिए वो जो दशमलव प्रसार होगा वो अशांत होगा। अशांत का मतलब क्या है कि अनंत तक जाएगा, ठीक है। वो तो परिमेय संख्या का भी होता था, ठीक है। परिमेय संख्या का या तो शांत होता था या अशांत आवर्ती होता था, पर अपरिमेय संख्या का क्या होगा, हमेशा अशांत होगा और अशांत के साथ अनावर्ती होगा, ठीक है। वो अपने आप को दोहराएगा नहीं, वो रिपीट नहीं करेगा अपने आप को, ठीक है। वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है वो अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। ये भी एक परिभाषा हो गई हमारी अपरिमेय संख्या की, ठीक है। उदाहरण हमने फिर से वही लिख दिया, √2, √3, √5 और पाई। तो दोस्तों अपरिमेय संख्या के बारे में तो इतना ही पढ़ेंगे हम, ठीक है। लेकिन परिमेय संख्या जो है उसको दशमलव प्रसार के आधार पर 3 भागों में बांट देते हैं हम, ठीक है। या तो परिमेय संख्या जो है पूर्णांक होगी, मतलब उसका दशमलव के बाद जो है कोई अंक उसमें नहीं होगा, पूर्णांक होगी। या उसका दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक है। या उसका दशमलव प्रसार अशांत या अनुसानी बोलते हैं, अशांत होगा तो आवर्ती होगा, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ठीक है। अनुसानी आवर्ती मतलब अशांत आवर्ती होगा, ठीक है। तो परिमेय संख्या या तो पूर्णांक होगी या उसका दशमलव प्रसार शांत होगा, और अगर उसका दशमलव प्रसार अशांत है तो वो आवर्ती होगा, ठीक है, अपने आप को दोहराएगा। तो दोस्तों परिमेय संख्या का पहला प्रकार था पूर्णांक, ठीक है। तो दोस्तों जैसे कि इसके नाम में ही निहित है, पूर्णांक का संधि विच्छेद क्या होगा, पूर्ण प्लस अंक, पूर्ण धन अंक, ठीक है। पूर्ण का मतलब होता है पूरा, यानी कि पूरा अंक, जो पूरा अंक होगा वो कहलाएगा पूर्णांक। पूरा अंक मतलब जिसमें कोई दशमलव के बाद कुछ नहीं होगा, ठीक है। उदाहरण देख लेते हैं हम, जैसे कि -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 इत्यादि इत्यादि। इसमें दशमलव के बाद कुछ भी नहीं है, ये सब क्या है, हमारे पूर्णांक हैं, पूरे अंक हैं, ठीक है। इनको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, -5.0, -4.0, 0.0, 1.0, ये सब क्या हमारे पूर्णांक हैं, क्योंकि इसमें दशमलव के बाद सिर्फ शून्य आता है, ठीक है, और कुछ नहीं आता है, ठीक है। तो इस तरह के अंक जो पूरे अंक हैं जिसमें दशमलव के बाद कुछ नहीं आता, सिर्फ शून्य आता है, ऐसे अंकों को हम कहते हैं पूर्णांक। ऐसी परिमेय संख्या को हम कहते हैं पूर्णांक। तो दोस्तों परिमेय संख्या अगर हमारी पूर्णांक नहीं है तो उसका दशमलव प्रसार होगा, तो वो दशमलव प्रसार या तो शांत होगा या अशांत होगा। तो अगर दशमलव प्रसार शांत है, ठीक है, तो उसे कहते हैं हम शांत, ठीक है। तो संख्या p बटा q यानी कि परिमेय संख्या कुछ परिमित चरणों के बाद दशमलव प्रसार का अंत हो जाता है, ठीक है। हम ऐसी संख्याओं के दशमलव प्रसार को शांत दशमलव कहते हैं, ठीक है। कुछ उदाहरण से समझ लेते हैं, जैसे कि 9/4 है, परिमेय संख्या है, p बटा q के रूप में लिखिए। इसको हम जब भाग देंगे 4 का 9 में तो हमें प्राप्त होगा 2.25, ठीक है। उसके बाद शून्य शून्य आना शुरू हो जाएगा, इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार क्या हो गया, शांत हो गया, ठीक है, खत्म हो गया, ठीक है। अंग्रेजी में टर्मिनेट कहते हैं खत्म होना, और हिंदी में कहते हैं शांत। शांत हो गया, उसके बाद कोई दशमलव के अंक नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी परिमेय संख्या को कहते हैं हम दशमलव शांत, ठीक है। ऐसी परिमेय संख्या कहलाती है हमारी शांत दशमलव, ठीक है। दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, 25/8। 8 में 25 का भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा 3.125, उसके बाद शून्य शून्य आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसी परिमेय संख्याओं को हम क्या कहते हैं, शांत दशमलव, ठीक है। क्योंकि दशमलव के कुछ अंकों के बाद वो शांत हो जाती है, उसमें शून्य शून्य आना शुरू हो जाता है। दोस्तों अगर कोई परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं है, शांत दशमलव नहीं है, तो वो आवश्यक रूप से अनुसानी आवर्ती होगी, अशांत आवर्ती होगी, ठीक है। इसकी परिभाषा देख लेते हैं, संख्या p बटा q कुछ चरणों के बाद शेष की पुनरावृत्ति होने लगती है, जिसमें दशमलव प्रसार निरंतर जारी रहता है। दूसरे शब्दों में हमें भागफल के अंकों का एक पुनरावृत्ति खंड प्राप्त होता है, तब हम यह कहते हैं कि यह प्रसार अशांत आवर्ती है, ठीक है। तो p बटा q जब भाग देते हैं तो कुछ चरणों के बाद जो है शेषफल की पुनरावृत्ति होने लगती है, ठीक है। वो कभी खत्म नहीं होता लेकिन पुनरावृत्ति होने लगती है। तो ऐसे दशमलव प्रसार को कहते हैं हम अशांत आवर्ती, ठीक है। आवर्ती का मतलब होता है बार बार उसका होना, ठीक है, रिपीट करना एक बार बार। एक कुछ उदाहरण ले लेते हैं, जैसे 1/3 है, 3 में 1 का भाग देते हैं तो हमें प्राप्त होता है 0.3333, मतलब कि 3 बार बार जो है रिपीट हो रहा है, 3 बार बार दोहराया जा रहा है। इसको हम कैसे लिखते हैं, 0.3 का बार, ठीक है। तो ये क्या है हमारा अशांत आवर्ती है, क्योंकि अशांत क्यों है, क्योंकि कभी खत्म नहीं हो रहा। आवर्ती क्यों है, क्योंकि 3 जो है बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार दोहराया जा रहा है। उसी प्रकार अगर हम 1/7 देखें तो हमें मिलेगा 0.1428557,
फिर 1 4 2 8 5 7, फिर 1 4 2 8 5 7। ठीक है, इस तरह ये चलते ही रहेगा। इसका मतलब ये 0.14285 अपने आप को दोहरा रहा है, बार बार अपने आप को दोहरा रहा है। ठीक है, और ये कभी खत्म नहीं हो रहा, कभी खत्म नहीं हो रहा तो अशांत है। ठीक है, अपने आप को दोहरा रहा है तो आवर्ती है। ठीक है, तो इस तरह की परिमेय संख्या को हम बोलते हैं अशांत आवर्ती। ठीक है, जो अपने आप को दोहराए और कभी भी खत्म ना हो। ठीक है, जो अपरिमेय संख्या होती है वो भी अशांत होती है, पर वो अपने आप को दोहराती नहीं है, आवर्ती नहीं होती है वो। ठीक है, जैसा कि हमने पूर्णांक के बारे में पढ़ा था, जो पूरे अंक हैं, ठीक है, पूरा अंक है जिसमें दशमलव के बाद कुछ भी नहीं आता वो पूर्णांक कहलाता है। तो पूर्णांक भी जो है हमारे दो भागों में विभाजित होता है, दो प्रकार का होता है, या तो ऋणात्मक पूर्णांक होगा या पूर्ण संख्या होगी। ठीक है, तो हम दोनों के बारे में पढ़ लेते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक के बारे में भी और पूर्ण संख्या के बारे में भी। ऋणात्मक पूर्णांक, जैसे कि दोस्तों नाम में ही निहित है, ऐसा पूर्णांक जो ऋणात्मक हो। ठीक है, मतलब कि ऋणात्मक मतलब कि निगेटिव हो, माइनस वाला हो। ठीक है, जिसमें ऋण का चिन्ह हो। ठीक है, तो ऐसे पूर्णांक जिनमें ऋण का चिन्ह है, मतलब जो जीरो से छोटे हैं, वो सारे पूर्णांक क्या कहलाते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक। ऐसे पूर्णांक जो शून्य से छोटे हैं ऋणात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। उदाहरण -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2 और -1, ये सभी पूर्णांक क्या है? हमारे ऋणात्मक पूर्णांक है। तो जैसा कि हमने देखा था, पूर्णांक जो है या तो ऋणात्मक पूर्णांक होगा या पूर्ण संख्या होगी। ठीक है, अब पूर्ण संख्या क्या होती है वो हम देख लेते हैं। पूर्ण संख्या होती है हमारी या तो धनात्मक पूर्णांक या फिर शून्य। ठीक है, शून्य होगा या धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक के बारे में भी अभी हम देखेंगे, पर जैसा कि नाम में ही निहित है, ऐसा पूर्णांक जो कि धनात्मक है। ठीक है, धनात्मक मतलब पॉजिटिव, मतलब कि धन के चिन्ह वाला। ठीक है, जो जो पूर्णांक धनात्मक है, ठीक है, वो पूर्णांक कहलाता है हमारा धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, ऐसे पूर्णांक जो शून्य से बड़े हैं। ठीक है, तो सारे पूर्णांक जो शून्य से बड़े हैं और शून्य, ये सब मिलके बनाते हैं हमारी पूर्ण संख्या। ठीक है, तो ये परिभाषा याद रखिएगा, आपको भविष्य में काम आएगी। बच्चों, अगर आप हमारे एमपी बोर्ड क्लास चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको हमारे चैनल के नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। और जब भी आप यूट्यूब पर सर्च करोगे वीडियोस को, तो हमारे चैनल के वीडियोस आपको ऊपर नजर आएंगे। और आपको इस अध्याय का कोई भी वीडियो देखना है तो आप आई बटन पर क्लिक करें। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। तो दोस्तों, जैसा कि अभी हमने जाना, ये जो पूर्ण संख्या है हमारी, पूर्ण संख्या, ये किस किस से मिलके बनी होती है? दो चीजों से, या तो शून्य होता है इसमें या धनात्मक पूर्णांक होता है। ठीक है, अब दोस्तों धनात्मक पूर्णांक को ही हम प्राकृत संख्या भी कहते हैं। तो ये हमेशा के लिए याद कर लो अपने जिंदगी भर के लिए, कि प्राकृत संख्या क्या होती है? धनात्मक पूर्णांक। अंग्रेजी में नेचुरल नंबर्स कहते हैं। तो अगर कोई नेचुरल, नेचुरल मतलब प्राकृत, ठीक है, नेचर मतलब होता है प्रकृति, नेचुरल मतलब प्राकृत। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? हमारे धनात्मक पूर्णांक। प्राकृत संख्या क्या होती है? हमारी धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, तो ये हमेशा के लिए याद कर लीजिए। तो दोस्तों, शून्य तो शून्य ही होगा। ठीक है, शून्य मतलब कि शून्य, जीरो, जिसे अंग्रेजी में जीरो कहते हैं। ठीक है, एक अंक है। ठीक है, जिसकी बाईं तरफ जो है ऋणात्मक संख्याएं होती हैं और दाईं तरफ धनात्मक संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो शून्य होता है हमारा, जिसे अंग्रेजी में जीरो कहते हैं। संख्या या धनात्मक पूर्णांक, तो दोस्तों जैसे हमने ऋणात्मक पूर्णांक के बारे में पढ़ा था, ऐसे पूर्णांक जिनके आगे ऋण का चिन्ह लगा होगा, ठीक है, या जो शून्य से छोटे होंगे, ऋणात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। तो उसी प्रकार धनात्मक पूर्णांक क्या होंगे? ऐसे पूर्णांक जिनके आगे धन का चिन्ह लगा होगा, पर धन का चिन्ह हम लगाते नहीं है। ठीक है, तो ऐसे पूर्णांक जो शून्य से बड़े होंगे और वो जो पूर्णांक होंगे वो कहलाएंगे हमारे धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, और इनको हम दूसरे नाम से भी पुकारते हैं, जो उनका दूसरा नाम है प्राकृत संख्याएं। ठीक है, जैसे कि आप लोगों के भी दो नाम होते हैं। ठीक है, एक घर का नाम, ठीक है, और एक कक्षा का नाम, विद्यालय में नाम। ठीक है, जैसे घर का नाम आपका हो सकता है टिल्लू, ठीक है, बिल्लू, कुछ भी। ठीक है, और आपका आपके जो विद्यालय है उसमें आपका नाम कुछ और हो सकता है, जैसे कि पंकज, मनोज, आशीष इत्यादि। ठीक है, तो उसी प्रकार इनके भी नाम, दो दो नाम है, जैसे प्राकृत संख्याएं और धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, तो प्राकृत संख्याओं ही जो है वो धनात्मक पूर्णांक होती हैं। कुछ उदाहरण देख लेते हैं हम, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 इत्यादि इत्यादि। ये सब हमारे धनात्मक पूर्णांक या प्राकृत संख्याओं के उदाहरण है दोस्तों।
दोस्तों अभी तक हमने ये देखा कि वास्तविक संख्याएं जो होती हैं वो या तो परिमेय होंगी या अपरिमेय होंगी। ठीक है, परिमेय संख्या वो होगी जिसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, और अपरिमेय संख्या वो होगी जिसे p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, अपरिमेय संख्या तीन प्रकार की होंगी, या तो वो पूर्णांक होंगी, ठीक है, पूरे अंक होंगे, दशमलव के बाद कुछ भी नहीं होगा, और अगर दशमलव के बाद कुछ होगा तो या तो वो शांत होगा, मतलब कुछ अंकों के बाद जो है उसमें भी शून्य आना शुरू हो जाएगा, और अगर वो कुछ अंकों के बाद शून्य आना शुरू नहीं होता है तो वो अशांत या अनुसानी आवर्ती होगा। ठीक है, आवर्ती मतलब अपने आप को बार बार जो है वो दोहराएगा। ठीक है, और जो अपरिमेय संख्या होती है उसके बारे में हमने पढ़ा था, वो अशांत अनावर्ती होती है। ठीक है, अशांत भी होती है, मतलब कि दशमलव के बाद वो अंक रुकते नहीं है और अपने आप को दोहराते भी नहीं है। ठीक है, पूर्णांक भी दो तरह के होते हैं हमारे, ऋणात्मक पूर्णांक या पूर्ण संख्या। ठीक है, ऋणात्मक पूर्णांक हमने पढ़ा है, जो पूर्णांक ऋण के साथ है, ऋण के चिन्ह के साथ है, वो ऋणात्मक पूर्णांक। और पूर्ण संख्या होती है या तो वो शून्य होगा या धनात्मक पूर्णांक होगा। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक को हम प्राकृत संख्या भी कहते हैं। दोस्तों इस अध्याय में हम प्रमेयिका के बारे में पढ़ेंगे। प्रमेयिका किसे कहते हैं? ठीक है, अंग्रेजी में इसे लेमा कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है। ठीक है, इसे अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो प्रमेयिका अब पहले से ही सिद्ध किया हुआ एक कथन है। ठीक है, तो ये प्रमेय से थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है, प्रमेय को हम हमेशा सिद्ध करते हैं। ठीक है, लेकिन प्रमेय का एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है। ठीक है, ये एक कथन होता है जो पहले से सिद्ध किया हुआ है। ठीक है, और हम इस कथन को, ठीक है, अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं। तो ये होती है प्रमेयिका की परिभाषा। ठीक है, प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में। अभी हमने जाना था प्रमेयिका किसे कहते हैं, जो एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को हम पढ़ेंगे। इसे आपके अध्याय में, अध्याय 1 में प्रमेय 1.1 के रूप में दिया हुआ है। ठीक है, तो यही आपकी प्रमेय 1.1 है। ठीक है, क्या कहता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका? दो धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q r विद्यमान है। ठीक है, तो दो धनात्मक पूर्णांक हैं, ठीक है, a और b, और ऐसी अद्वितीय, अद्वितीय मतलब यूनिक होता है अंग्रेजी में। ठीक है, मतलब कि उनके ऐसा कोई और नहीं होगा। क्यू आर जो है यो यूनिक होंगी, अद्वितीय होंगी। ठीक है, तो ए और बी में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है? ए बराबर बी क्यू धन आर होता है। ठीक है, जहां पर जो आर है वो बी से छोटा है, परंतु शून्य के बराबर भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है वो, और शून्य से बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, जो आर है, ठीक है, तो वो शून्य से बड़ा भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है, परंतु वो बी से निश्चित रूप से छोटा होगा। ठीक है, तो ये कैसे आता है इसको अब हम समझ लेते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय किसे कहते हैं? ए बराबर बी क्यू धन आर, जहां पर आर जो है शून्य या शून्य से बड़ा है और परंतु बी से छोटा है। तो अब हम इसको समझ लेते हैं कि ये कैसे आया। तो दोस्तों हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय को समझ लेते हैं। ठीक है, आप लोग दोस्तों जानते ही हो, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं हम। जैसे कि मान लेते हैं हमें a बटा b दिया हुआ है 19/15। ठीक है, तो अब हम 19 में 5 का भाग देके देखते हैं क्या प्राप्त होता है हमको। ठीक है, तो हमने ये बना लिया। अब 19 में हम किसका भाग देंगे? 5 का। तो ठीक है, तो 19 में 5 का भाग देंगे तो कितनी बार जा सकता है? 3 बार, 5 तिया 15। ठीक है, तो यहाँ हमने लिख दिया 3 और यहाँ लिख दिया 15। अब 19 में से 15 को घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 4। तो अब हम इन संख्याओं को जान लेते हैं, इनका नाम क्या है। ठीक है, जिसमें हमने भाग दिया था, ठीक है, बड़ी संख्या जो ऊपर थी, ठीक है, उसे हम कहते हैं भाज्य। ठीक है, जिसमें हम भाग देते हैं वो होती है हमारी भाज्य। ठीक है, उसे यहाँ मान लिया हमने a। ठीक है, और जिससे हमने भाग दिया था, ठीक है, वो होता है भाजक। ठीक है, जिससे भाग देते हैं, जो नीचे होती है बट्टे में, वो होता है भाजक। ठीक है, जो ऊपर होता है वो होता है भाज्य, जो नीचे होता है वो होता है भाजक। ठीक है, और भाग देने के बाद जो हमें मिला, ठीक है, भाग उसे कहते हैं भागफल। ठीक है, तो भाग देने के बाद जो फल मिला वो क्या कहलाता है? भागफल। ठीक है, उसे हमने दर्शा दिया क्यू से। ठीक है, जितनी बार अधिकतर बार भाग गया वो कहलाता है भाग। भाग देने के बाद जो फल प्राप्त हुआ वो हो गया भागफल। ठीक है, और जो बच गया वो क्या है, रह गया शेष, तो इसको शेष को क्या कह देंगे हम? शेषफल। ठीक है, जो बच गया वो हो गया हमारा शेषफल। ठीक है, आर। ठीक है, अब हम इसको देख लेते हैं कि कैसे लिखेंगे। भाज्य जो है वो किसके बराबर होगा? भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखिए 19 किसके बराबर होगा? 5 गुणा 3 धन 4, यही होगा। 5 गुणा 3 15 धन 4 19। ठीक है, तो 19 आ जाएगा हमारा
19 बराबर 5 गुणा 3 धन 4। ठीक है, तो यानी कि भाज्य बराबर हो जाएगा भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। ठीक है, भाज्य को लिखा था हमने a, ठीक है, भाजक को लिखा था b, भागफल को q और शेषफल को r। तो a बराबर हो गया हमारा बी क्यू धन r। ठीक है, तो कोई भी संख्या है, कोई भी परिमेय संख्या को हम a बटा b के रूप में या p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो फिर जब हमने a बटा b के रूप में लिख दिया, ठीक है, तो a हमारा क्या हो जाएगा बी क्यू धन r। ठीक है, जहां पर q क्या है हमारा भागफल है और r क्या है शेषफल है। और यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार जो शेषफल है हमारा r, वो जो है वो b से छोटा होगा और q और जो है शून्य से बड़ा होगा या शून्य के बराबर होगा। ठीक है, परंतु b से छोटा होगा। तो यही है हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कि जो है हम किसी भी अंक को, ठीक है, इस रूप में लिख सकते हैं a बराबर बी क्यू धन r। ठीक है, किसी भी अंक को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। यही हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। दोस्तों एल्गोरिदम, ठीक है, हम जानते हैं एल्गोरिदम जो है अंग्रेजी का ही शब्द है। ठीक है, इसको बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है कंप्यूटर्स पे जो काम करते हैं, उन जो कंप्यूटर पे प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है, जो सॉफ्टवेयर में काम करते हैं, वो लोग एल्गोरिदम का बहुत इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो एल्गोरिदम होती क्या है, ठीक है, हिंदी में हम इसे बोलते हैं कलन विधि। ठीक है, तो एल्गोरिदम या कलन विधि सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है। मतलब चरणों की एक श्रृंखला है और वो श्रृंखला क्या सुपरिभाषित है, मतलब बहुत अच्छे से परिभाषित है वो चरणों की श्रृंखला, जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है। ठीक है, वो जो चरणों की श्रृंखला होती है वो एक प्रकार की समस्या को हल करने की प्रक्रिया या विधि हमें प्रदान करती है। ठीक है, तो ये जो एल्गोरिथम्स है इनको जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं, जो कंप्यूटर पे काम करते हैं, वो लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि इसमें क्या होगा, चरण 1 होगा, चरण 2 होगा, चरण 3, चरण 4, कितने भी चरण हो सकते हैं, पर ये चरण क्या होंगे सुपरिभाषित होंगे। ठीक है, और जो चरण होंगे वो क्या करेंगे, एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की प्रक्रिया या विधि प्रदान करेंगे। ठीक है, अब जैसे कि इसको उदाहरण समझ लीजिए, जैसे कि एक एल्गोरिथम है। ठीक है, आपको क्रिकेट खेलने जाना है बाहर दोस्तों के साथ। ठीक है, पर आपको पता नहीं है कि दोस्त कोई खेल रहा है कि नहीं। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, आप अपने घर से निकलते हैं, ठीक है, मैदान में जाते हैं। ठीक है, अगर कोई दोस्त खेल रहा होता है तो आप भी खेलने लग जाते हैं, अगर कोई दोस्त नहीं खेल रहा होता तो आप घर वापस आ जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये चरण है। ठीक है, कि अगर कोई दोस्त खेल रहा है तो आप भी खेलने लग जाओगे उसके साथ, और नहीं खेल रहा है तो आप वापस आ जाओगे। ठीक है, तो इस तरह के बहुत से उदाहरण हैं। ठीक है, तो ये जो एल्गोरिथम शब्द है इसका इस्तेमाल हम इस अध्याय में करने वाले हैं। हिंदी में इसे कलन विधि भी कहते हैं। और ये क्या है, सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला है, जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया या विधि हमें प्रदान करती है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है दोस्तों, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है वो दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ परिकलित करने की एक तकनीक है। ठीक है, मतलब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ ज्ञात करते हैं। ठीक है, ठीक है, इस विधि के द्वारा जो है हम दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ ज्ञात करते हैं। किस विधि के द्वारा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा। ठीक है, दोस्तों आपको याद होगा कि दो धनात्मक पूर्णांकों जैसे कि ए और बी का जो एचसीएफ है, वो वहां सबसे बड़ा पूर्णांक डी होता है जो ए और बी दोनों को पूर्णतः पूरी तरह विभाजित कर देता है। ठीक है, अभी हम एचसीएफ के बारे में और आगे पढ़ेंगे इसी वीडियो में। ठीक है, दोस्तों यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या कलन विधि को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर आधारित है। जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है हमारी, इसमें हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का ही उपयोग करते हैं। ठीक है, तो कई बार यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका भी कह दिया जाता है, या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम भी कह देते हैं। ठीक है, परंतु सत्य तो यह है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग किया जाता है कहाँ पर, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में। और यूक्लिड यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग हम कहाँ करते हैं, दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है दोस्तों, ये एल्गोरिथम है, इसका मतलब ये क्या है, सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला होगी और इससे जो है हम किसी समस्या का हल निकालेंगे। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में हमें क्या निकालते हैं, दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ निकालते हैं। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या हो गया, दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ निकालने का एक चरणबद्ध
श्रृंखला हो गई, ठीक है, चरणों की सुपरिभाषित श्रृंखला हो गई, ठीक है। तो इसमें चरण होंगे, ठीक है, जिनके द्वारा हम दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं कि दो धनात्मक पूर्णांक सी और डी है, जिसमें सी बड़ा है और डी छोटा है, उसका हमें एचसीएफ ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमें जो नीचे चरण दिए उनका अनुसरण करना होगा, ठीक है। चरण एक, सी और डी के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ठीक है, एल्गोरिथम नहीं, प्रमेय का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और हम ऐसे क्यू आर ज्ञात करेंगे कि जो C बराबर डी क्यू धन आर आ जाए हमारा, ठीक है, ठीक है। तो C बड़ा है और D छोटा है, अब हम C बराबर ऐसे लिखेंगे कि डी क्यू धन आर हो जाए, और R क्या होगा हमारा यहाँ पर, R जो है हमारा D से छोटा होगा और शून्य से बड़ा होगा या शून्य के बराबर होगा, ठीक है। R क्या होता है हमारा, शेषफल होता है, Q क्या होता है हमारा, भागफल होता है, ठीक है। तो चरण दो में अब हम देखेंगे चरण एक को करने के बाद क्या हमें आर शून्य प्राप्त हो रहा है। अगर हमें यहाँ पर आर शून्य प्राप्त होता है तो डी ही क्या होगा हमारा, सी और डी का एचसीएफ होगा, तो जो डी है वही सी और डी का एचसीएफ होगा। परंतु यदि आर जो शेषफल है वो शून्य नहीं है तो फिर हम डी और आर के लिए, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे, ठीक है। चरण एक में हमने किसके लिए किया था, सी और डी के लिए, लेकिन चरण दो में यदि आर शून्य नहीं मिलता है तो फिर हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग किसके लिए करेंगे, डी और आर के लिए। अब आप देखिए यहाँ पर डी बड़ा होगा और आर छोटा होगा, ठीक है। इस तरह से हम अपने चरणों को करते जाएंगे। कब तक करेंगे, जब तक करेंगे, जब तक इस प्रक्रिया को जारी रखेंगे जब तक हमें शेषफल आर शून्य ना प्राप्त हो जाए। और जब हमें शेषफल आर शून्य प्राप्त हो जाता है तो इसी स्थिति में जो भाजक प्राप्त होता है वही हमारा वांछित एचसीएफ होता है, ठीक है। जब हमें शेषफल शून्य मिल जाता है, ठीक है, उस स्थिति में जो भाजक होता है, ठीक है, जिससे हम भाग देते हैं, ठीक है, वही हमारा क्या होता है, वांछित एचसीएफ होता है, ठीक है। तो ये है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर आधारित सवालों को हम प्रश्नावली 1.1 में हल करेंगे, वहां से आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और अच्छे से समझ में आ जाएगी। बच्चों, अगर आप हमारे एमपी बोर्ड क्लास चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको हमारे चैनल के नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। और जब भी आप यूट्यूब पर सर्च करोगे वीडियोस को तो हमारे चैनल के वीडियोस आपको ऊपर नजर आएंगे। और आपको इस अध्याय का कोई भी वीडियो देखना है तो आप आई बटन पर क्लिक करें। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, ठीक है दोस्तों, ये हमारे अध्याय की प्रमेय 1.2 भी है, ठीक है। ये प्रमेय क्या कहती है, प्रत्येक भाज्य संख्या को, भाज्य संख्या मतलब जिस संख्या में भाग जा सकता है, ठीक है, अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है। तो कोई भी भाज्य संख्या है उसको हम सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, मतलब उसके जो गुणनफल होंगे वो सिर्फ अभाज्य संख्याएं होंगी, ठीक है। ये कहती है हमारी प्रमेय 1.2 या अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, ठीक है। तथा क्या कहती है, यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होगा, ठीक है। अगर हम उसके क्रम को छोड़ दें तो ये अद्वितीय गुणनखंड होंगे हमारे, ठीक है। इसको हम एक उदाहरण से समझ लेते हैं, ठीक है, जैसे कि 3825, ठीक है। तो ये एक भाज्य संख्या है, ठीक है। अब हम इसके देख लेते हैं क्या गुणनखंड हमें मिलते हैं। तो 3825 में हम किसका भाग दें, 3 का, क्यों, क्योंकि अगर हम इसको जोड़ें 3 और 8 11, 11 और 2 13 और 5 18, 18 में 3 का भाग जाता है, ठीक है। तो इसमें 3 का भाग जाएगा, ठीक है, 3 का भाग जाएगा तो हमें कितना मिलेगा, 1275, ठीक है। 3 का भाग दीजिए 1 मिलेगा, 8 में 3 का भाग देंगे 2 मिलेगा, 8 में फिर क्या बच जाएगा, 2 शेषफल, तो 2 और 2 22 हो जाएगा, 22 में 3 का भाग देंगे तो 7 मिलेगा, एक शेषफल बचेगा, ठीक है। तो 1 और 5 में 3 का भाग देंगे तो 5 मिलेगा। अब ये फिर देखिए इनको जोड़ते हैं, 1 और 2 3, 3 और 7, 3 और 7 हमारा होता है 10, 10 और 5 15, इस 15 में 3 का भाग जाता है तो यहाँ पर भी 3 का भाग चला जाएगा, ठीक है। और 3 चौक 12, ठीक है, तो 4 आ जाएगा, ठीक है। फिर 3 दूनी 6, 6 आ गया, 1 बचा, 1 और 5 15, तो 5 15, ठीक है, आ गया। अब इसमें देखिए किसका भाग जा सकता है, अभाज्य संख्या ही देखनी है हमें, ठीक है, भाज्य नहीं देखनी, अभाज्य ही देखनी है, ठीक है। 4 और 2 6 और 5 11, 3 का तो नहीं जाएगा, 4 तो भाज्य संख्या है, 5 का जाएगा क्योंकि अंत में 5 आ रहा है, ठीक है। तो 5 से भाग दे लेते हैं, ठीक है। 8 पंजे 40, तो 8 आ जाएगा, ठीक है। 2 बचेगा और 5 बचेगा, 5 25, तो यहाँ 5 आ गया,
ठीक है। अब इस 5 आ रहा है आखिरी में, तो इसमें फिर से 5 का भाग चला जाएगा, तो 5 का भाग दे देंगे। ठीक है, तो 5 एकम 5, 3 बचेगा, 3 और 5 35, 5 सत्ते 35, तो 17 आ गया। ठीक है, अब 17 हम जानते हैं जो है, 17 में किसी का भी भाग नहीं जाता, 17 एक अभाज्य संख्या है, तो यहाँ 17 से ही भाग देना पड़ेगा, तो हमें 1 मिलेगा। तो ये हमारे गुणनखंड आ गए 3825 के। ठीक है, ये गुणनखंड आ गए, तो हमने लिख दिया 3825 को 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। ठीक है, अब आप देखिए 3 3 5 5 17, ये सब क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, इसको और हल कर लेते हैं। 3 गुणा 3 है तो 3 की घात 2, 5 गुणा 5 है तो 5 की घात 2, और 17 तो एक ही है, बार लिखा है तो 17। अब आप देखिए जो इसके गुणनखंड आ रहे हैं एक भाज्य संख्या के, वो किस रूप में आ रहे हैं, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में। ठीक है, तो यही कहती है हमारी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, जो आपकी प्रमेय 1.2 है। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। महत्तम समापवर्तक, अंग्रेजी में कहते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो HCF कैसे निकालना है दोस्तों, या HCF क्या होता है ये हम जान लेते हैं। ठीक है, दो धनात्मक पूर्णांक A और B का महत्तम समावर्तक HCF वह सबसे बड़ी पूर्णांक होता है जो A और B दोनों को पूर्णतः विभाजित कर देता है। ठीक है, तो A और B का HCF निकालना है, तो A और B का HCF क्या होगा, वो संख्या, वो सबसे बड़ी संख्या होगी जो A और B दोनों को पूरी तरह विभाजित कर दे, यानी कि कुछ भी शेषफल ना बचे। ठीक है, तो ये कैसे निकालते हैं हम, संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ, ठीक है, जो संख्या है उनका गुणनखंड करेंगे, और उन गुणनखंड में जो उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड होंगे उसकी जो सबसे छोटी घात होगी उसका जो गुणनफल होगा वही संख्याओं का HCF होगा। उदाहरण से एक समझ लेते हैं इसको, जैसे कि अगर हमसे कहा जाए 510 और 92 का HCF निकालिए, तो हम पहले 510 के गुणनखंड कर लेंगे। ठीक है, 510 में 2 का भाग देंगे तो हमें मिलेगा 255, 255 में हम 3 का भाग देंगे तो हमें मिलेगा 85, 85 में हम 5 का भाग देंगे तो हमें मिलेगा 17, 17 में तो हमें 17 का ही भाग देना है तो हमें मिलेगा 1, तो हमें 510 के गुणनखंड मिल गए 2 3 5 17, तो हमने लिख दिया 510 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। अब हम 92 के गुणनखंड निकाल लेते हैं। ठीक है, दूसरी संख्या के 92 में 2 का भाग देंगे तो हमें मिलेगा 46, 46 में 2 का भाग देंगे तो हमें मिलेगा 23, 23 में 23 का ही भाग देना पड़ेगा तो हमें मिलेगा 1। ठीक है, तो 92 के गुणनखंड हो गए 2 गुणा 2 गुणा 23। ठीक है, तो हम लिख देंगे 92 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 23। ठीक है, अब 2 गुणा 2 को क्या लिख देंगे, 2 की घात 2, तो 92 हो जाएगा 2 की घात 2 गुणा 23। ठीक है, अब देखिए HCF क्या होता है, संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात। अब इनमें देखते हैं कि उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, कॉमन कौन कौन से अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, तो इसमें 2 है, 92 में, 510 में भी 2 है। ठीक है, अब इसकी सबसे छोटी घात क्या है, 510 में 2 की घात 1 है और 92 में 2 की घात 2 है, तो हमें लेना उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की छोटी घात, यानी कि 2 ले लेंगे। ठीक है, फिर देखिए फिर कुछ कॉमन आ रहा है, उभयनिष्ठ आ रहा है, 3 510 में है पर 92 में नहीं है, 5 510 में है पर 92 में नहीं है, 17 510 में है पर 92 में नहीं है, और जो 23 है जो 92 में है वो 510 में नहीं है, तो और भी और कुछ उभयनिष्ठ या कॉमन नहीं आ रहा है, तो हमारा HCF क्या होगा, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात, यानी कि यहाँ पर 2 जो है वो उभयनिष्ठ है। ठीक है, दोनों में, और उसकी छोटी घात क्या है, 1, यानी कि 2, तो हमारा HCF आ गया 2। HCF के बाद दोस्तों हम पढ़ लेते हैं LCM के बारे में। LCM मतलब लघुत्तम समापवर्त। ठीक है, तो दो धनात्मक पूर्णांक A और B का LCM उस सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या को कहते हैं जो A और B दोनों से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, HCF में सबसे बड़ी वो संख्या हम ढूंढ रहे थे जो A और B दोनों को विभाजित कर दे, और LCM में हम सबसे छोटी संख्या को ढूंढ रहे हैं जिससे जो A और B दोनों से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, A से भी विभाजित हो जाए और B से भी विभाजित हो जाए, ऐसी सबसे छोटी संख्या। ठीक है, तो इसको कैसे निकालते हैं, संख्याओं में संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए उभयनिष्ठ शब्द नहीं है। ठीक है, सभी अभाज्य गुणनखंड की जो सबसे बड़ी घात का गुणनफल होगा वही उन संख्याओं का LCM होगा। इसको एक उदाहरण से समझ लेते हैं, जैसे कि 510 और 92 का अगर हमें LCM निकालना है तो 510 के गुणनखंड कर लेंगे जैसे पहले किए थे हमने। ठीक है, तो 510 के गुणनखंड हमारे आ जाएंगे 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। अब हम 92 के गुणनखंड कर लेंगे जैसे HCF के लिए किए थे हमने। ठीक है, तो ये आ जाएंगे हमारे 2 गुणा 2 गुणा 23। ठीक है, अब 2 गुणा 2 गुणा 23 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 2 गुणा 23। ठीक है, अब देखिए LCM क्या होगा, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड, उभयनिष्ठ की बात नहीं हो रही है, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल।
ठीक है। तो कौन कौन से अभाज्य गुणनखंड है दोनों में? 2 है, 3 है, 5 है, 17 है और 23 है। 2 की सबसे बड़ी घात क्या है? 2, तो हम लिख देंगे 2 की घात 2। 3 की सबसे बड़ी घात क्या है दोनों में? 1, तो 3 हो गया। 5 की सबसे बड़ी घात क्या है? 1, तो 5 हो गया। 17 की सबसे बड़ी घात क्या है? 1, तो 17 हो गया। और 23 की सबसे बड़ी घात क्या है? 1, तो हो गया 23। अब इसको गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 23 या 460। तो इस तरह हम एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल निकाल लेते हैं, तो हमें एलसीएम प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्नों को हम प्रश्नावली 1.2 में हल करेंगे। तो हम एक एलसीएम और एचसीएफ के गुण के बारे में पढ़ लेते हैं, जिसका उपयोग हमें प्रश्नावली 1.2 के प्रश्नों को हल करने में करना होगा, ठीक है। क्या गुण है वो? किन्हीं दो धनात्मक, ठीक है, याद रखिए, दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी का गुणनफल उन दोनों धनात्मक पूर्णांक ए और बी के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। तो अगर ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक हैं, तो ए गुणा बी कितना होगा? ए और बी का एचसीएफ गुणा ए और बी का एलसीएम, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ये बहुत काम आएगा आपके। एक उदाहरण से समझ लेते हैं। 510 और 92 वही उदाहरण ले लिया हमने जो एचसीएफ एलसीएम के लिए लिया था। तो एचसीएफ आया था हमारा 2, एलसीएम आया था हमारा 23 या 460। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना होगा? ए कितना है? 510, बी है 92। तो 510 गुणा 92 आप निकालेंगे तो आएगा 96,920। अब एचसीएफ और एलसीएम का गुणा करेंगे, तो एचसीएफ है 2, एलसीएम है 23 या 460, तो ये भी आ गया हमारा 40,920। तो हम कह सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल हमारा किसके बराबर आ रहा है? एचसीएफ गुणा एलसीएम के। तो आप याद रखिएगा, ये गुण है एलसीएम और एचसीएफ का दो धनात्मक पूर्णांकों के लिए, 3 के लिए नहीं है, सिर्फ 2 के लिए, कि उन दोनों धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल किसके बराबर होगा? उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, इससे हमारे बहुत से प्रश्न हल होंगे। 1.3 प्रमेय 1.3 कहती है, मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है और अगर p जो है a के वर्ग a स्क्वायर को विभाजित करती है, तो p जो है a को भी विभाजित करेगी, जहां एक a जो है एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। तो इस प्रमेय को जो है हम अलग से इसको इसको हल करेंगे, इसको सिद्ध करेंगे। इसका हमारा अलग से वीडियो है प्रमेय 1.3 का और सभी प्रमेय का, ठीक है। तो उस वीडियो में आप देख सकते हैं कि इस प्रमेय को हम कैसे हल करेंगे। अभी के लिए बस इतना समझ लीजिए कि p एक अभाज्य संख्या है और अगर p a के वर्ग को विभाजित करती है तो p जो है a को भी विभाजित करेगी, ठीक है। प्रमेय 1.3 का बहुत उपयोग होगा आपकी प्रश्नावली 1.3 के प्रश्नों को हल करने में। प्रमेय 1.4 कहती है √2 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। प्रमेय 1.4 को हमने हमारी प्रमेय 1.4 के वीडियो में सिद्ध किया है, तो आप हमारी प्रमेय 1.4 का वीडियो अवश्य देखें, या सभी प्रमेय के वीडियो में भी आपको इसका सिद्ध मिल जाएगा, इसकी उत्पत्ति मिल जाएगी, ठीक है। इस तरह की प्रमेय को देखने के बाद आप प्रश्नावली 1.3 को हल करेंगे, तो आपको प्रश्नों को हल करने में बहुत आसानी आएगी। 1.5, ठीक है। प्रमेय 1.5 का भी हमारा अलग से वीडियो है, जहां पर हमने इसको प्रमेय को उदाहरण से समझा है, तो आप हमारा प्रमेय 1.5 का वीडियो या सभी प्रमेय का वीडियो अवश्य देखें, ठीक है। यहाँ पे हम इतना समझ लेते हैं, मान लीजिए x एक परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है, ठीक है। x एक परिमेय संख्या है और उसका दशमलव प्रसार क्या है? शांत है, ठीक है। तो x को हम p और q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि x क्या है? परिमेय संख्या है, तो x को p और q के रूप में तो व्यक्त कर ही सकते हैं, ठीक है। और ऐसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत है, ठीक है, ये हमें दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर p और q क्या होंगे? सहअभाज्य। सहअभाज्य का मतलब होता है दोस्तों कि उसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है, मतलब कुछ भी कटेगा नहीं, ठीक है, जैसे कि 3/7, ठीक है, इत्यादि, मतलब उसमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, ठीक, कुछ भी मतलब सब कुछ काट पीटने के बाद हमें p और q मिलेंगे, ठीक है। तो p और q क्या है? हमारे सहअभाज्य। सहअभाज्य के बारे में भी आप जान लीजिए, सहअभाज्य होता है कि जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, उभयनिष्ठ ना हो, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होगा? q का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का होगा, ठीक है। अब इसको दोबारा से देखिए, ठीक है। x एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है तो p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जिसका दशमलव प्रसार शांत है, ठीक है। तो q के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप में होगा, 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप में होगा, ठीक है। और n और m यहाँ पे क्या होंगे? ऋणोत्तर पूर्णांक। ऋणोत्तर पूर्णांक का मतलब है कि शून्य या धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, मतलब ऋणात्मक पूर्णांक को छोड़ के, ऋणोत्तर मतलब ऋणात्मक पूर्णांक को छोड़ के, ठीक है। तो q जो होगा
उसके अभाज्य गुणनखंड सिर्फ इसके रूप में होंगे, सिर्फ और सिर्फ 2 की घात कुछ हो सकता है, शून्य भी हो सकती है, 1 2 3 कुछ भी, और 5 की घात भी शून्य भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 भी हो सकती है, लेकिन इन दोनों के अलावा उसके कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं होंगे क्यू के। ठीक है, ये प्रमेय 1.5 कहती है। 1.6 दोस्तों, प्रमेय 1.5, 1.6 और 1.7 इन तीनों प्रमेयों का प्रयोग है प्रश्नावली 1.4 के प्रश्नों को हल करने के लिए। ठीक है, अब प्रमेय 1.6 का भी हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है जिसमें हमने इसको उदाहरण से समझाया हुआ है। ठीक है, पर हम यहाँ पर बेसिक बेसिक समझ लेते हैं कि प्रमेय 1.6 कहती क्या है। प्रमेय 1.6 जो है दोस्तों, प्रमेय 1.5 का विलोम है। ठीक है, प्रमेय 1.6 क्या कहती है, मान लीजिए x बराबर p बटा q एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जहां पर p और q सहअभाज्य, सहअभाज्य मतलब उसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है। ठीक है, और q के अभाज्य गुणनखंड यदि इस रूप में हमें मिल जाते हैं, 2 की घात n और 5 की घात m। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि q के अभाज्य गुणनखंड और कोई रूप में नहीं होंगे, मतलब 2 की घात के रूप में होंगे या 5 की घात के रूप में होंगे या दोनों की घात के रूप में होंगे, और कुछ नहीं होंगे, 3 7 इत्यादि 11 13 कुछ नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ 2 की घात और 5 की घात के रूप में अगर है, यहाँ पर n और m क्या है, ऋणोत्तर पूर्णांक, मतलब कि n और m की संख्या शून्य या शून्य से अधिक है। ठीक है, तो अगर ऐसा है, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड अगर हमें 2 की घात n या और 5 की घात m, ठीक है, इस रूप में मिलते हैं, तो हम कह सकते हैं x का जो दशमलव प्रसार है वो क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, तब हम ऐसा कह पाएंगे। प्रमेय 1.5 में बिल्कुल इसका उल्टा था, हमें x का दशमलव प्रसार शांत दिया हुआ था, तब हम कह रहे थे कि अगर x का दशमलव प्रसार शांत है तो q के अभाज्य गुणनखंड इस रूप में होंगे। ठीक है, और प्रमेय 1.6 में हम कह रहे हैं कि q के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n और 5 की घात m के रूप में है, तो हम कह पा रहे हैं कि फिर x का दशमलव प्रसार जो है वो शांत होगा। ठीक है, तो 1.5 और 1.6 प्रमेय एक दूसरे का विलोम है। प्रमेय 1.7 दोस्तों, इसका हमारा अलग से वीडियो भी है जिसमें हमने इसको उदाहरण के साथ समझाया है। ठीक है, और सभी प्रमेय में भी आपको प्रमेय 1.7 मिल जाएगी। प्रमेय 1.7 क्या कहती है, मान लीजिए x बराबर p बटा q है, और एक क्या है, और ये क्या है, हमारी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, x हमारी एक परिमेय संख्या है, यहाँ पर p और q सहअभाज्य है। ठीक है, और अगर q का अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे 2 की घात n और 5 की घात m के रूप में नहीं है, नहीं को देखिए यहाँ पर नहीं है, इस रूप में नहीं है। ठीक है, जहां पर n और m जो है ऋणोत्तर पूर्णांक है, ऋणोत्तर पूर्णांक का मतलब होता है कि वो शून्य या उससे अधिक है। ठीक है, ऋण नहीं है। ठीक है, n का जो मान, n और m का मान है शून्य या उससे अधिक होगा। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा, x का जो दशमलव प्रसार आएगा वो क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, अगर q के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n और 5 की घात m के रूप में नहीं है, मतलब उनमें कोई और भी गुणनखंड है, जैसे कि 3 7 11 13 इत्यादि इत्यादि, मतलब 2 और 5 के अलावा भी गुणनखंड है q के। ठीक है, तो x का दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा और आवर्ती होगा। ठीक है, क्योंकि x क्या एक परिमेय संख्या है, तो आवर्ती तो होगा ही होगा। ठीक है, अगर अशांत है तो। ठीक है, तो x का दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। दोस्तों, यही है हमारे अध्याय 1 के परिचय में। अब आप हमारे अध्याय 1 के प्रमेय के वीडियोस को देखें और अध्याय 1 के प्रश्नावलियों के सभी प्रश्नों के वीडियो अवश्य देखें। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको एमपी बोर्ड क्लास का ये वीडियो पसंद आया होगा। बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब बटन को दबाकर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। बेल आइकन को दबाने से क्या होगा, हमारे चैनल पर जब भी कोई नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा, और यूट्यूब सर्च में भी आपको हमारे वीडियोस ऊपर नजर आएंगे। और आप हमारे वीडियोस को अपने सभी दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर अवश्य शेयर कीजिए, जिससे आपके दोस्तों का भी लाभ हो सके। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इस अध्याय के बाकी अन्य वीडियोस देखने के लिए आप आई बटन पर क्लिक करें। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के बाकी सभी वीडियोस के लिंक प्राप्त हो जाएंगे। धन्यवाद बच्चों।